नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो आपने ढेर सारे एग्जाम्पल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया था। और बच्चों आपने साथ में यह भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिस पे हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा था, और साथ में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छी तरह से पढ़ लिया है ना। तो बच्चों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं और बहुत इजी चीज है। वैसे मोस्ट ऑफ बच्चों को ये आता होगा और आना चाहिए, है ना। क्या है देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्यों ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ी और ऑक्सीडेशन नंबर के फायदे क्या हैं, यानी इससे हम क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल मैं आपको 10-12 रूल बताऊंगा जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो तो बच्चों हेडिंग मारिए ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको यह बताता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। अच्छा, आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है जिसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अभी केवल मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत क्यों पड़ी है ना। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, है ना। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था हमने। तो एक एटम से या आयन से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम या आयन की तरफ चले गए, ये तो माना। एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक, तो अब हम दो टाइप की रिएक्शन देखेंगे। एक तो बच्चों हमारे पास है आयनिक रिएक्शन और दूसरी हमारे पास है नॉन आयनिक रिएक्शन। नॉन आयनिक रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में अगर हम देखें तो आयनिक रिएक्शन में बहुत इजी हम मालूम कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए। फॉर एग्जांपल Na+Cl2 और यहां बना बच्चों 2NaCl। Cl पे आया 1 नेगेटिव और सोडियम पाया 1 पॉजिटिव। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल के Cl की तरफ जा रहे हैं ना। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो आयनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें इजी पता लगता है कि किस एटम से किस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन बच्चों अगर मैं किसी कोवलेंट कंपाउंड को बनाने वाली रिएक्शन लिखूं, देखो कैसे लिखते हैं H2+Cl2 और यहां आता है 2HCl। दिस इज एक कोवलेंट कंपाउंड है, HCl है ना। अब बच्चों अगर मैं आपको यह बोलूं कि यहां पे जो HCl है उसके बीच क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? नहीं। कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में, है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो कोवलेंट कंपाउंड बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, ये तो बात ठीक। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन नहीं गए। जब ये कंपाउंड बना तो इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि H और Cl के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो अब जब बच्चों शेयरिंग हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है? यहां पर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2 3 4 जितने भी जो भी पॉसिबिलिटी आएगी, है ना। अब देखो जब H और Cl का फॉर्मेशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या जो बॉन्ड पेयर होता है वो उस एटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है।
तो यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कोवलेंट के केस में होता है, आयनिक के केस में सिर्फ तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो आप देखिए बच्चों कि कोवलेंट कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर ना होके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। और जब दो डिफरेंट एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जैसे हमने Cl और H के केस में कहा था। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि H पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। तो अब हम इसको अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में देखना चाहें तो क्या बोलेंगे कि H से इलेक्ट्रॉन निकल के Cl की तरफ चले गए, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। या जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अब हम यहां पर बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि क्लोरीन यहां से जो है 0 से -1 जा रहा है और हाइड्रोजन जो है 0 से +1 जा रहा है। तो इन दोनों के रेफरेंस में हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन कर लिया है ना। तो बच्चों ये पूरी कहानी क्या बताती है कि कंप्लीट जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो यहां तो उसको एक्सप्लेन करना आसान है लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसीलिए हमने जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के हिसाब से, है ना, या इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के हिसाब से एक नया टर्म्स डेवलप किया जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। और ये जो चार्ज आप देख रहे हैं ना, यही ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस एटम से किस एटम की तरफ शिफ्ट हुए हैं। दूसरा यह पता चलता है कि किस एटम का रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए बच्चों जो है हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आयनिक रिएक्शन और कोवलेंट नॉन आयनिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करेंगे, है ना। तो समझ में आ गया कि क्यों हम ऑक्सीडेशन नंबर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज कि ऑक्सीडेशन नंबर के क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर के केवल 2 ही बेनिफिट्स हैं। देयर आर 2 मेन एडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। 2 एडवांटेजेस। नंबर 1, एक तो हमें यह पता चलता है कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, यह पता चलेगा। अगर हमें यह पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है तो हमें यह पता चल जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट मालूम चल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर से। जैसे मैंने अभी बोला था H और Cl है तो Cl -1 H +1, ठीक है। H का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो H क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है और Cl क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो बात। दूसरा हमें यह मालूम चलेगा कि किस एटम से किस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या हम लिखेंगे द वे ऑफ ट्रांसफर, द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो पता चलेगा बच्चों कि किस एटम से किस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं।
ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H और Cl। ठीक। अब देखो मैंने बोला था कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर Cl की तरफ रहेगा, तो Cl पे -1 और H पे +1। तो Cl का क्या हो रहा है, रिडक्शन है ना, और H का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों Cl क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पता लगेगा। अच्छा दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बच्चों H से और Cl की तरफ जा रहे हैं, न कि Cl से H की तरफ, है ना। तो ये दो चीजें हमें ऑक्सीडाइजिंग क्या ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहां पर लिखा है +1, यहां पर लिखा है -1, है ना, तो +1 ही क्यों लिखा, +3 क्यों नहीं लिखा। यहां पर मैंने -1 क्यों लिखा, -3, -2 या 0 क्यों नहीं लिखा। तो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को पता करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को हम पढ़ के किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर का पता करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो उन रूल्स को जानने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेशन क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि जब आप किसी कंपाउंड को लिखते हो, ठीक है, जो दो या दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उस पर चार्ज आएगा, और वो जो चार्ज उस एटम पे होगा ना, उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। सीधी सी बात है। तो डेफिनेशन होगी, द चार्ज appear on the atom when present in combined form with other atom। समझे मेरी बात, कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है या कंपाउंड बनाता है, तो जो उन एटम पर चार्ज अपियर होता है, उसी चार्ज को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH4 की, है ना, तो C पर आता है +4 और हाइड्रोजन पर आता है -1। ठीक, तो ये जो चार्ज किसी एटम के ऊपर आपको दिख रहा है, इसी चार्ज को हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब +4 क्यों आया, -4 क्यों आया, ये हम रूल से पता करेंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल NO2, N पर आता है बच्चों +4 और O पर आता है -2। तो ये जो चार्ज आप दिख रहे हैं ना किसी एटम के ऊपर, जब वो अपनी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है या कंबाइंड फॉर्म में होता है या किसी दूसरे एटम पर के साथ होता है, तभी जाके उसके जो चार्ज होता है उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हो रहा है, ठीक। बहुत सारे एग्जांपल है, धीरे धीरे समझो। तो एक तो डेफिनेशन ये हुई, दूसरी डेफिनेशन क्या हुई, और चलिए तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर की, द टोटल नंबर ऑफ electrons gain or losses by an atom। ध्यान से देखो, है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एटम in order to form a chemical bond with other atom is called oxidation number। क्या समझे कि जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिलके केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
लॉस किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं, उस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मैं NaCl की बात करूं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और क्लोरीन का होगा -1। ये जो 1 लिखा है मैंने ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बताता है। तो प्लस में है तो इसका मतलब लॉस किया है, माइनस में है तो इसका मतलब गेन किया है ना। अच्छा देखो CaF2, तो F2 में आ जाएगा -1 और इधर आएगा +2। क्या दिखा रहा है, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 2 फ्लोरीन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। समझ में बात आ रही है। तीसरा एग्जांपल H2O, H पर +1 और O पर -2। इसका मतलब हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बच्चों लॉस और गेन के बेसिस पर जो भी डिजिट प्लस और माइनस में आती है वो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जब वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो ये तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम किसी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब बच्चों हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से लिखा जाता है। तो अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 वो सारे रूल्स अपनी नोटबुक में उतारने हैं और मैं आपको 1 बाय 1 समझाता जाऊंगा, है ना। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग होगी रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है भाई। तो किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करें उसके लिए कुछ रूल्स डिसाइड है। ठीक, तो 1 बाय 1 हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। नंबर वन रूल क्या बोलता है, देखो बच्चों, जब कोई एटम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होता है, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब होता है एक एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइंड है, वो उसकी एलिमेंट्री स्टेट हुई। तो उस कंडीशन में उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल लिखें, व्हेन एन एटम इज इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट, the oxidation number of atom will be 0 होगा। ठीक, और जैसा मैंने बोला बच्चों, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब एक एटम अपने ही जैसा दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है। फॉर एग्जांपल देखो, H के साथ कंबाइंड हुआ H2 बना, Cl के साथ कंबाइंड हुआ Cl2 बना, इसी तरह N2, इसी तरह O2, इसी तरह F2। अच्छा, इसमें एक और देखो बच्चों, एलिमेंट्री स्टेट या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म, इसको भी ऐड करो, एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक है। अच्छा, एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब जैसे O3 हो गया, है ना। अच्छा, कार्बन हो गया, किस फॉर्म में, ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में, है ना। इसी तरह बच्चों S8 हो गया, P4 हो गया। तो कई सारे ऐसे एलिमेंट है, ऐसे एटम है जो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होती है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो होगा 0। इसका भी 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, और इवन कोई मेटल हो जैसे सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, मैग्नीशियम, इस फॉर्म में अगर लिखे हूं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जब कोई एटम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होता है या एलोट्रॉपिक फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। फटाफट से नोट करो और एग्जाम्पल में नोट करो। ठीक है भाई, चलो पॉइंट नंबर 2 ये क्लियर हो गया।
ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जब कोई मोनो एटॉमिक, इसको भी मिटा देते हैं, रूल नंबर 2, व्हेन ए मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है, अब वो आयन जो है कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। व्हेन ए मोनो एटॉमिक आयन प्रेजेंट, या मोनो एटॉमिक आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम, अच्छा एटम एक ही यहां पर है ना, मोनो एटॉमिक, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम will be equal to the charge on ion। समझे बात मेरी, कि जब कोई मोनो एटॉमिक आयन प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखूं सोडियम प्लस, तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। देखो अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम प्लस प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। अच्छा मैग्नीशियम +2 को हम 2+ भी लिख सकते हैं, नंबर पहले लिखना है और चार्ज बाद में लिखना है, तो दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, ++ या +2। इसी तरह एल्यूमिनियम 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। तो जितना इस पर चार्ज है उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। दूसरा देखो N3-, तो कितना होगा बच्चों, -3, ठीक है। Cl-1, तो कितना होगा बच्चों, -1। O2, सॉरी O2 नहीं, O-, तो कितना होगा, -2। तो कोई भी आयन आप लिखो, चाहे पॉजिटिव आयन लिखो चाहे आप नेगेटिव आयन लिखो, लेकिन बच्चों मोनो एटॉमिक होगा तो जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक, नोट करो जरा फटाफट से। तीसरा पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, हाइड्रोजन के बारे में, पॉइंट नंबर है ना। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, और कितना होता है, +1 और -1, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा। लेकिन +1 कब होगा, -1 कब होगा, वो डिपेंड करता है, ठीक। तो पॉइंट नंबर 3 या रूल नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विल बी +1 एंड -1, दो टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है, ठीक है। -1 भी करता है, +1 भी करता है, बट +1 कब होगा, -1 कब होगा, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद मेटल, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड होता है तो बच्चों इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1, और अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। तो हाइड्रोजन का अटैचमेंट बताएगा कि वो +1 में आएगा कि -1 में आएगा, है ना। तो मेटल का मतलब अगर मैं बात करूं NaH की, ठीक, या MgH2 की, या CaH2 की, तो सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों क्या है, मेटल है। मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसीलिए मेटल पॉजिटिव हो जाते हैं और हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाता है। तो इन सब केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, जैसे सपोज H और Cl एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो यहां पर +1, HF +1, H2 +1, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर ये नॉन मेटल के साथ आता है तो +1 और मेटल के साथ आता है तो -1, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना +1 -1 से इसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, तो वो है ऑक्सीजन के बारे में। तो नेक्स्ट बच्चों लिखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड, इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स कितना होता है बच्चों? -2। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड विल बी -2। -2 होता है ऑक्सीजन का, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर ये -2 से डेविएट करता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ -2 होता है, लेकिन सम एक्सेप्शन आर देयर, बट सम एक्सेप्शंस। और वो कौन से एक्सेप्शन है देखें। नंबर 1, इन परऑक्साइड। और बच्चों परऑक्साइड में क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन इस तरह से अटैच्ड होते हैं, इस तरह से, दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज। तो जब कोई परऑक्साइड होता है तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O2, क्लियर, तो यहां पर -1, Na2O2 -1, BaO2 -1, है ना? ठीक है, तो जो है इस केस में परऑक्साइड जब बनाता है ऑक्सीजन तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और बच्चों ध्यान रखना, परऑक्साइड में जो है किस तरह की लिंकेज होती है? O लिंकेज होती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चलो दूसरा एक्सेप्शन है, इन सुपर ऑक्साइड। अच्छा, आपने सुपर ऑक्साइड पढ़े होंगे। फॉर्मूला सुपर ऑक्साइड का होता है जैसे KO2 या RbO2। तो सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है ना? कौन सी? -1/2 माना आधी, -हाफ। क्लियर हो गया? और तीसरी चीज, अगर बच्चों ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होता है, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद द फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के 2 कंपाउंड है, एक है OF2 और दूसरा है बच्चों O2F2। तो OF2 में क्या लगता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और O2F2 में कितना नंबर है? +1। केवल फ्लोरीन के साथ ही ये प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी और किसी कंपाउंड के साथ या सॉरी एटम के साथ कभी भी ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन कंबाइंड विद फ्लोरीन, ओनली कंबाइंड विद फ्लोरीन। लेकिन बच्चों फ्लोरीन के अलावा किसी और के साथ अगर कंबाइंड हो तो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है? तो ये आप एक्सेप्शन नोट करो कि कहां कहां ऑक्सीजन जो है एक्सेप्शन शो कर रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हैलोजन के बारे में। देखिए बच्चों, अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो जनरली हैलोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1। ठीक है, HCl, HBr, HI। लेकिन कुछ ऐसे हैलोजन हैं जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 5, जितने भी हैलोजन है वो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन बच्चों जो फ्लोरीन है वो -1 करेगा, उसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। तो देखिए, इन हैलोजेंस फ्लोरीन
फ्लोरीन शो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1। हमेशा ध्यान रखना कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा, इसके अलावा ये चेंज नहीं करता है, जैसे मैंने आपको पी ब्लॉक में बताया था। क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन है। तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी -1 से चेंज नहीं होता है, -1 ही रहता है। दूसरी चीज, बट अदर हैलोजन, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, दे शो ऑक्सीडेशन नंबर रेंज फ्रॉम -1 टू +7। देखिए पॉजिटिव भी शो करते हैं, ठीक है भाई। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि F और Cl कंबाइंड है तो F हो जाएगा माइनस, Cl हो जाएगा प्लस, लेकिन H और Cl कंबाइंड है तो Cl हो जाएगा -1, H होगा +1। डिपेंड करता है कि सामने वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कम। यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो ये सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, और जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन उसी तरफ शिफ्ट या ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो बाकी हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं और नेगेटिव भी करते हैं, लेकिन फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो नोट करो जरा फटाफट बच्चों। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये ध्यान रखना फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, जब आप किसी कंपाउंड को लिखते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, तो हर एटम का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अगर बच्चों कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, इन न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड्स, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर will be equal to 0। समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, सपोज कोई न्यूट्रल कंपाउंड है CaCO3, कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। फॉर एग्जांपल है CO2, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। भले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4, और ऑक्सीजन का नंबर कितना है? -2। तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप जोड़ोगे तो कितना सम आना चाहिए? 0 आना चाहिए। किस केस में? अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड न्यूट्रल है तो, तभी तो हम पता करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे। समझ में बात आ रही है? तो अगर मैं बोलूं SO2 0, NaOH 0, तो आप गिन लो, -2 +1 +1 अगेन 0, है ना। तो +4 -2, तो कितना हो रहा है? 0, है ना। तो इस तरह से बच्चों टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसी न्यूट्रल कंपाउंड का क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई कंपाउंड आयन फॉर्म में हो, है ना, आयनिक हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन। अब देखो, in case of polyatomic ion, अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, सपोज एग्जांपल है कार्बोनेट आयन CO3-, तो बच्चों जो इस कंपाउंड का, इस आयनिक कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इसके चार्ज के बराबर होगा, बस जैसा हमने मोनोएटॉमिक आयन में किया था, है ना। तो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू
द चार्ज appear on मॉलिक्यूल, है ना। तो जो उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, उस पर जितना चार्ज लगा है। तो बच्चों CO3 माइनस माइनस यानी कार्बोनेट आयन माइनस माइनस है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस है, तो इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, +1। यानी इन सबको मिला के इक्वल टू +1 आएगा। ध्यान रखना है ना। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर। जैसे अगर मैं बोलूं कि NO3 माइनस है, नाइट्रेट आयन है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, देन इक्वल टू -1 लिखेंगे। लेकिन न्यूट्रल के केस में क्या लिखोगे, आगे 0 लिखोगे। ठीक है, तो नोट करते जाओ फटाफट से। समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। चलो अब देखो बच्चों, किस एटम पर नेगेटिव आता है, किस एटम पर पॉजिटिव आता है, ये कैसे पता लगोगे। तो सिंपल सी बात है कि जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं, तो हमेशा उस एटम पर पॉजिटिव आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और उस एटम पर नेगेटिव आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है। तो जब कोई मॉलिक्यूल एटम और मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है, तो नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव होगा और मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 7 ये बोलता है, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय combination of metal and non-metal, metal and non-metal, ठीक है। सपोज Na और Cl या H और Cl या H और O, जो भी हो, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बन रहा है, ठीक। तो मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। metal will be positive oxidation number and non-metal will be negative oxidation number। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात। तो एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए। सपोज हमारे पास है H और Cl, वैसे H भी जो है क्या है, नॉन मेटल, लेकिन H मेटल और नॉन मेटल के बीच है। बहुत सारी प्रॉपर्टी मेटल के साथ, बहुत सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल के साथ मैच करती हैं। तो H पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं बच्चों Al और Cl3, तो एल्यूमिनियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरफ आएगा डिपेंड करेगा कि मेटल और नॉन मेटल। और जैसे मैंने आपको बोला था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पॉजिटिव, ठीक है। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करते जाओ फटाफट से, है ना। अब देखो बच्चों, एक और चीज है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, और मैंने आपको पी ब्लॉक में भी डिस्कस किया था कि किसी ग्रुप का या किसी ग्रुप के एलिमेंट का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो जितना उसका ग्रुप नंबर है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये तो बात है ना। तो 8 पॉइंट इसी पर बेस्ड है कि किसी एलिमेंट के ग्रुप को देख के उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे पता करें, या उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करें। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं कुछ ग्रुप लिखूंगा और उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा। तो अगर मैं यहां पर इधर लिखता हूं ग्रुप, इधर लिखते हैं एलिमेंट, ठीक है। वो एलिमेंट कौन से कंपाउंड बनाता है यहां पर लिखते हैं, और उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना जा सकता है ना।
तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप। ठीक है भाई। एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है सोडियम, सेकंड ग्रुप का मैग्नीशियम, 13 ग्रुप का है एल्यूमिनियम, 14 ग्रुप का है कार्बन, 15 ग्रुप का है फॉस्फोरस चल लेते हैं, 16 ग्रुप का है सल्फर, 17 ग्रुप का है क्लोरीन, है ना। ठीक। आप देखो सोडियम कौन सा कंपाउंड बनेगा, NaCl, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +1। मैग्नीशियम कौन सा कंपाउंड बनेगा, MgCl2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो बच्चों +1, सॉरी ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के केस में जितना इसका ग्रुप नंबर है उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं 13 to 17, 18 की बात नहीं करते, 13 to 17, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे पता करेंगे, जितना इसका ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर -10 कर लेंगे तो जो भी आएगा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। क्या करेंगे, ग्रुप नंबर में से -10 को माइनस कर लेंगे, जो भी बचेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 13 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 13 - 10 कितना होगा, +3। तो अगर आप देखोगे AlCl3 तो उसमें +3 होता है। यहां पर 14 - 10 तो कितना होगा, +4, 50 - 10 +5, यहां +6, यहां +7। तो यहां देखें हम तो CH4 +4, यहां देखें हम PCl5 तो +5, यहां देखें हम बच्चों कि SO3 +6, यहां देखें हम HClO4 +7। तो मैक्सिमम इतना है, मिनिमम भी और हो सकते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना। तो इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल से एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना जाने वाला है। क्लियर हो रहा है, ठीक। चलो और चीज देखते हैं। तो इतना हो गया है, अब बात करते हैं बच्चों स्टॉक नोटेशन, है ना। तो ये अगर 8 पॉइंट आपको याद हो गए ना सारे के सारे, तो आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से पता कर लोगे। बस ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और वैसे मेरे हिसाब से कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं है, एक बार आप देखोगे तो आपको सारे के सारे रूल मालूम चल जाएंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो अब लास्ट इसमें है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, अच्छा स्टॉक नोटेशन ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर को ही बताता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, है ना। ये स्टॉक नोटेशन क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स। अरे क्या लिखूं मैं, न्यूमरल्स, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंकों में लिखने का जो ट्रेंड है उसको हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। रोमन मतलब 1 2, है ना, 4, इस तरह से दिस इज रोमन न्यूमरल्स। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल कौन कौन से लेंगे हम। एक एग्जाम्पल हमारे पास है FeCl3 और दूसरा है FeCl2, ठीक। FeCl3 को बच्चों हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड और FeCl2 को हम बोलते हैं फेरस क्लोराइड, ठीक। तो यहां पर अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो FeCl3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Fe और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 है और उसके बाद Cl3, और यहां पर हम लिख सकते हैं Fe और Cl2। FeCl3 में जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और FeCl2 में जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो हमने यहां पर जो है ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमरल्स लिख दिया है। तो ये इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन, है ना। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बच्चों अगर आपको केवल फेरिक
क्लोराइड और फेरस क्लोराइड से कंपाउंड बनाना हो तो आप FeCl3 और FeCl2 में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई किसको FeCl3 लिखे, किसको FeCl2 लिखे। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ICI रिक तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, मोर ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन SiOUS तो हमेशा बच्चों कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि फेरिक क्लोराइड लिखना है कि फेरस क्लोराइड लिखना है। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो, SnCl2 और SnCl4, ठीक, इसको अगर हमने जो है स्टॉक नोटेशन में लिखना है तो Sn यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो Cl2, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4, तो Cl4 हो गया, SnCl2 SnCl4। तो बच्चों जहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसको हम लिखते हैं अस, और जहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसको लिखते हैं इक। तो इसको हम लिखेंगे स्टेनस क्लोराइड और इसको हम लिखेंगे स्टेनिक क्लोराइड, बस। तो स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिस, तो अस का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम है और इक का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो इस तरह से बच्चों कई सारे ऐसे मेटल हैं जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और वो कौन से मेटल होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं, और नाम से भी आप उसका फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। तो इक में ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रखना है और स्टेनस में कम ऑक्सीडेशन नंबर रखना है। क्लियर हो रहा है? ठीक। अच्छा, एक और चीज, जहां पर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है इसका मतलब इसका क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन बच्चों इसका ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका कम ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं दिस स्टेनिक क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज फॉर्म और दिस स्टेनस क्लोराइड इज रिड्यूस फॉर्म। ये तो हुआ भाई, इससे अगर ये बनना है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, और इससे अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म को भी हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैं ढंग से आपको बताता हूं, है ना। अगर मैं लिखता हूं FeCl3 और हमने दूसरा लिखा FeCl2, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इसका मतलब बच्चों अगर यहां से ये बनता है तो क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो दिस फॉर्म इज ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये हुआ ना। और यहां से अगर ये जाना है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या है? रिड्यूस फॉर्म। तो सीधी सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो रिड्यूस फॉर्म है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है। क्लियर हो रहा है? तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है, रिड्यूस फॉर्म कौन सी है। अस और इक से हम फॉर्मूला पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इन सारे रूल्स को एक बार ढंग से रिवाइज करो, इनके नोट्स बनाओ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।